नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। 8 बजे खबरों की शुरुआत कोरोना के बढ़ते नंबर्स के साथ। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल आया है। 24 घंटे में 27,561 नए कोरोना के केस मिले हैं। 26% से ज्यादा संक्रमण दर है और कई मौतें भी हुई हैं। 24 घंटे में 40 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 26% के पार है, जबकि दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 87,000 के पार हो गई है। 8 महीने में देश में सबसे ज्यादा है यह आंकड़ा। रिकवरी रेट भी घटकर 93.03% रह गई है। और महाराष्ट्र में भी जो कोरोना के मामले हैं उनमें बड़ा उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 46,723 नए केस मिले हैं, जबकि 32 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में मंगलवार के मुकाबले 36% ज्यादा केस मिले हैं। और इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन के भी 86 नए केस मिले हैं। मुंबई में 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 7 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के संक्रमण की दर 24% के पार हो गई है। और एक मध्य प्रदेश में एक नई मुसीबत देखने को मिल रही है। देश के बाकी राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार जो आंकड़े दे रही है, लेकिन इन आंकड़ों में खुद से जो लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं उसको लेकर आंकड़े नहीं आ रहे हैं। सरकार फिलहाल ये कह रही है कि इसकी जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े दोगुने हो गए। कई लोग टेस्ट करवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो घर पर खुद ही कोविड टेस्ट कर रहे हैं। सरकार के पास न ऐसे संक्रमितों की कोई जानकारी है, न ही उसे कोविड बुलेटिन में जोड़ा जा रहा है। कई लोग कोविड होम टेस्ट किट सीधे दवा दुकानों से 250 से 350 रुपए में खरीद कर टेस्टिंग कर रहे हैं। आलम यह है कि कई दवा दुकानों में किट खत्म हो गई है। जैसे जैसे ये संक्रमण बढ़ रहा है, टेस्ट किट की रिक्वायरमेंट तो आ रही है, लेकिन आगे जाके मान लीजिए संक्रमण अगर और बढ़ता है तो इसकी रिक्वायरमेंट भी शायद बढ़ सकती है। तो आने वाले वक्त में हमें उसको उस प्रकार से स्टॉक करना पड़ेगा या उसका स्टॉक हमें बढ़ाना पड़ेगा। और स्टॉक दवा बाजार में भी कभी मिल रहा है, कभी शॉर्ट हो जा रहा है। इस किट का फ़ायदा ये है कि अपने को घर पर बैठे बैठे अपने को रिजल्ट पता चल जाता है। अपने को एकदम डिटेल समझ में आ जाती है। घर में कोई बीमार है उसको फ़ौरन चेक कर लिया, अगर वो पॉजिटिव निकला तो उसको फ़ौरन क्वारंटाइन कर दिया। घर पर एकदम घर वालों पर ये बीमारी फैलने से बचेगी। दिक्कत यह है कि न तो दवा दुकान ऐसे खरीदारों का रिकॉर्ड रख रहे हैं, न ही सरकार। ऐसे में संक्रमित अगर आइसोलेशन के बजाय बाहर घूमते रहे तो प्रदेश में संक्रमण खतरनाक स्तर पर जा सकता है। सरकार संक्रमितों से गुजारिश कर रही है, वहीं कांग्रेस की मांग है कि सरकार इसको लेकर नीति बनाए। होम आइसोलेशन को लेकर हमने पूरी गाइडलाइन बनाई है और वो लोग जो कि पॉजिटिव आते हैं उनसे यही अनुरोध है कि वो इसकी जरूर जानकारी प्रशासन को दें, क्योंकि हमने पूरे जिले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए हैं। उसके माध्यम से हम होम आइसोलेशन की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि मार्केट में भी किट अवेलेबल है और कोई इंडिविजुअल भी चेक करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, पर साथ ही साथ उसमें क्या रिपोर्ट आई इसकी जानकारी सरकार के पास रहना चाहिए, जिससे देख रेख में और इलाज में सुविधा मिल सके और दूसरे लोगों को फैलाव नहीं हो सके। कोरोना को लेकर सरकारी लापरवाही से जुड़ा एक अलग मामला छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का है, जहां 60 से ज्यादा नर्स और तकनीकी स्टाफ 3 महीने से अधिक वक्त से बगैर तनख्वाह महामारी से लड़ रहा है। हम लोग को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम लोग के घर में सब लोग आर्थिक और मानसिक तौर पे सब लोग परेशान हैं। हमारे घर में बच्चों की फीस है, लोन है, किसी के सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। और अभी संक्रमण के दौर पे हम लोग ऐसे ही बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, तो सबको परेशानियां हैं। मेरी बात हो चुकी है वहाँ पे कि उन लोग बोल रहे हैं अभी नए कॉलेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सैलरी का। जैसे उनकी तरफ से सैलरी हमारे पास आ जाएगी सीनियर से हमारे पास, तो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 11 दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 1800% तक बढ़ गई है। अकेले पिछले 3 दिनों में राजधानी भोपाल में ही 500 से ज्यादा सेल्फ टेस्ट किट्स बिके हैं, लेकिन उनकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है, यानी संक्रमण की दर इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कोरोना को महामारी का दर्जा मिला हुआ है, ऐसे में हर संक्रमित का पूरा ब्यौरा रखना प्रशासन का दायित्व है, फर्ज है।
बावजूद इसके ना तो कोरोना से लड़ने वालों और न ही इसके संक्रमितों के प्रति सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशीलता या सम्मान दिखा रही है। छिंदवाड़ा से विपिन पांडे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना की तीसरी लहर का साया होटल और एविएशन सेक्टर के साथ व्यापार जगत पर भी पड़ रहा है। अब उद्योग जगत ने वित्त मंत्री से इस साल के बजट में कोरोना से प्रभावित सेक्टर्स के लिए राहत पैकेज की मांग की है। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली समेत प्रभावित राज्यों में व्यापार पर लगने वाली पाबंदियों की वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया फिर धीमी पड़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी ताजा आकलन रिपोर्ट में कोरोना की तीसरी लहर की वजह से 2022-2023 की पहली तिमाही के लिए भारत के अनुमानित जीडीपी विकास दर को घटा दिया है। भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी इसकी सबसे बड़ी वजह बताया है। हालांकि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के आकलन के मुताबिक कोरोना की पहली 2 लहरों के मुकाबले तीसरी लहर से आर्थिक नुकसान कम होगा। सबसे ज्यादा असर छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। बजट पेश होने से पहले आई तीसरी लहर को देखते हुए व्यापारी संगठनों ने वित्त मंत्री से बजट में राहत पैकेज की मांग की है। दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से प्राइवेट ऑफिस में प्रतिबंध लगाया, ऑड इवन लगाए, उसके साथ साथ पूरे देश में सभी राज्य सरकारों ने अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। उससे देश का रिटेल व्यापार बुरी तरीके से डगमगा गया है। लगभग 60% का व्यापार देश में खत्म होने के कगार पे है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि व्यापारियों के लिए एक सपोर्ट पैकेज लाया जाए, जिसमें कम ब्याज दर पर बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से व्यापारियों को आसान किस्तों पर लोन की सुविधा दी जाए। मौजूदा वित्तीय साल में उद्योग जगत को कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर से जूझना पड़ा। अब उद्योग संघ फिक्की ने वित्त मंत्री को सौंपे प्री बजट मेमोरेंडम में ये सुझाव दिया है कि कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था को जल्दी पटरी पर लाने के लिए टीकाकरण की रफ्तार तेज हो। अगले 5 साल जीडीपी का 3% स्वास्थ्य के ढांचे पर खर्च हो। शहरी इलाकों में बेरोजगारी के संकट से निपटने के लिए गरीबों को मनरेगा के अधीन काम मिले और छोटे और लघु उद्योगों को ज्यादा कर्जा दिया जाए। कर व्यवस्था में सुधार हो। उद्योग संघ एसोचैम की नेशनल कमिटी ऑन डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन वेद जैन ने एनडीटीवी से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं उनको स्टिमुलस पैकेज दिए बिना काम नहीं बनेगा। देखिए, जो कोरोना की जो तीसरी लहर आई है, इससे जो आज की डेट में इकोनॉमिक परिस्थिति है उसमें बदलाव आया है और आगे भी आएगा। जैसे कि आज की डेट में टूरिज्म इंडस्ट्रीज है, उसके ऊपर बहुत इफेक्ट है, होटल इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आया है। तो ये इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं डिमांड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको एड्रेस करने के लिए जरूरी है कि 2022-23 का जब बजट आए, इन इश्यू को एड्रेस किया जाए। और इश्यू को एड्रेस करने में स्टिमुलस पैकेज जैसे पहले दिया गया था जब कोरोना आया था, उसी तरह का स्टिमुलस पैकेज लाना पड़ेगा। उद्योग जगत को डर है कि कोरोना की तीसरी लहर का असर अगर ज्यादा लंबे समय तक रहा तो इससे कोरोना के असर से उबर रही अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा और ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस साल के बजट में उद्योग और व्यापार जगत के लिए एक राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और जैसे जैसे कोरोना की लहर का प्रकोप बढ़ रहा है, फिर से लॉकडाउन की आशंका भी बढ़ने लगी है। मुंबई में हालांकि अभी तक लॉकडाउन नहीं। मुंबई में अभी लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन लॉकडाउन की आशंका का डर यहां सभी मजदूरों पर दिख रहा है। धारावी में एक छोटे से कारखाने में ऑप्टिकल ट्रे बनाने का काम करने वाली संगीता कोरी कभी घर में ही सिलाई कर अपना घर चलाती थी, लेकिन साल 2020 में लगे लॉकडाउन में सब कुछ छोड़ उत्तर प्रदेश में अपने गांव जाना पड़ा था। हालात ठीक होने पर लौट आई, लेकिन अब एक बार फिर बेरोजगार होने के डर से परेशान हैं। डर लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन आना नहीं चाहिए। हम लोग ये मना रहे कि लॉकडाउन नहीं लगे, क्योंकि पिछले साल बहुत हम डर गए थे। हम लोग गांव चल गए थे। गांव में तो क्या कहते, घर पे था तो कुछ भी खा लिए थे जा जाके। अभी फिर से रिटर्न आया, फिर वही कहानी चालू है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। संगीता की तरह ही शीला देवी भी बिहार से हैं। पति ड्राइवर है, लेकिन उनके पास काम नहीं, ऊपर से अब लॉकडाउन का डर। बंद नहीं होना चाहिए, कुछ थोड़ा चालू रहेगा तो हम लोग को भी इधर खर्चा चलेगा सब घर का। अरे आदमी का भी काम छूटा हुआ है। अच्छा, क्या करते हैं?
गाड़ी चलाते। उनका काम क्यों छूट गया? वो बिल्डिंग में कोरोना हुआ है 1-2 जन को, इसलिए बोला घर पर रहो, फिर बुलाएंगे। तो अभी फिलहाल सब आपके ऊपर दारोमदार है, पूरे परिवार सब मेरे ऊपर ही। हम इस समय मुंबई में धारावी इलाके में, जहाँ पर कि हर घरों में एक न एक छोटा छोटा इस तरह का लघु उद्योग है, जहाँ पर कि छोटे इस तरह से काम होते हैं, लोग काम करते हैं, महिलाएं पुरुष सभी मिलकर और अपने जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब एक डर पैदा हो गया है कि शायद फिर से इनकी रोजी रोटी बंद न हो जाए और इन्हें अपने घरों को न जाना पड़े। हालांकि अभी घर पर जाने की मानसिकता बनी नहीं है, लेकिन डर जरूर पैदा हो गया है। धारावी में 20,000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग धंधे हैं, जिनमें रेडीमेड गारमेंट और चमड़ा उद्योग प्रमुख है। कोरोना की 2 लहर के झटकों से उबर रहे यहाँ के रोजगार पर अब तीसरी लहर का असर दिखने लगा है। लॉकडाउन की आशंका भर से ही काम और मजदूर दोनों की कमी होनी शुरू हो गई है। हमको भी डर लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचना चाहिए। अगर लॉकडाउन लगाने से पहले वर्कर लोगों को जो क्या सुविधा देना चाहिए, उन लोगों के लिए सोचना चाहिए। कारखानदार जो जीएसटी भरते, उन लोगों को क्या सुविधा देना चाहिए, वो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। एक बच्चे के खिलौने के जैसा नहीं ये होना चाहिए कि चलो उठ सूट लॉकडाउन लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए सर। दिवाली के बाद जो गांव गए थे ना सर, दिवाली के वर्कर जो गांव गए हैं, तो अभी वो गांव से आने के लिए फोन कर रहे हैं, बोला कि मतलब नहीं, यहाँ काम धंधा तो है नहीं। अच्छा, इसके लिए मैं बोला नहीं रहा हूँ। तो आएंगे तो उसको काम चाहिए, खर्चा भी चाहिए, तो उसकी वजह से मैं बोला नहीं रहा गाँव से। यहाँ कितने लोग काम करते थे आपके? यहाँ मेरे पास 15 लोग काम करते थे। और अभी 5 लोग हैं। सर बढ़ रहा है। एक तो मार्केट से ऑर्डर नहीं आ रही है, सब जगह पे यही हालत है, और आदमी लोग डर के भाग रहे हैं। उनको किसी तरह हम लोग उनको संभाल के यहीं पे रहने का। तो ऐसा पलायन जैसा नहीं है, पहले जैसा पलायन जैसा नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक 2 करके जाने को ये कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाने बना के निकल रहे हैं। अच्छा, हम लोग ने उनको यहीं रहने का, यहीं खाने पीने का सब बंदोबस्त करके दिया है। मतलब उनको एश्योरेंस दिया है कि आपको कुछ भी होएगा तो हम लोग उसके जिम्मेदार रहेंगे। तभी ये कुछ वर्कर लोग यहाँ पे है, फिर भी इसमें से भी कुछ लोग जाने के लिए बोल रहे हैं। तो डर इन लोगों में आ गया है अभी से। डर आ गया। और काम पर भी असर पड़ा है। काम पे बहुत असर पड़ा है। मार्केट से ऑर्डर नहीं है, बहुत ठंडा काम है। जहाँ पे 100% काम था, वहाँ पे अभी 25%, 20% में काम चला रहा है। इतना असर हो गया। प्रवासी मजदूरों की समस्या यह है कि मुंबई में काम बंद होने पर वो अपने गाँव में चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई काम नहीं मिलता। ऐसे में काम की तलाश में लौटकर फिर मुंबई ही आना होता है। अब सब यही मना रहे हैं कि एक बार फिर लॉकडाउन न लगे, काम बंद हो सकता है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि काम कम हो गया, तो ये जो खाली दिख रही मशीनें, ये क्या अब हाल फिलहाल में बंद हुई है? नहीं, कुछ कारीगर थे जो डर के वजह से चले गए। अच्छा, कि क्या करेगा करके, क्योंकि पहले का आदमी बहुत वो कर चुका है, मतलब पहले बहुत झेल चुका। मतलब ऐसा कि कैसे कैसे गया है आदमी, कोई परेशानी नहीं, मतलब वो परेशानी नहीं आवे, वो सब तो आदमी पहले ही चले जाए। अभी अच्छा ऐसा ही काम रहेगा तो हम लोग का भी फायदा है। 2 रुपया कमाऊंगा तो घर पे दूंगा ना। लेकिन बीमारी भी है, उसका भी एक डर है। बीमारी का तो लगा रहा है ना, अभी वैक्सीन लगा के रखा हूँ हम लोग। अच्छा, वैक्सीन लगा चुके हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं। मास्क भी लगाया है। तो ये प्रवासी मजदूरों में एक तरफ बीमारी का डर है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी का भय भी है। और कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन मजदूरों की माने तो काम भी जरूरी है। इसीलिए लॉकडाउन ही विकल्प नहीं है, बल्कि काम भी चलता रहे और सावधानी बरतते रहें और जान भी बची रहे और रोजगार भी मिलता रहे, यही सबकी यहाँ पर अपेक्षा है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनसीबी इंडिया के लिए। बीजेपी में लगे इस्तीफों की झड़ी के बाद रूटों को मनाने का जिम्मा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा गया है। इस्तीफे पर ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें दुख होता है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग जा रहे हैं वो डूबती नैया में सवार हो रहे हैं। जाने वाले आदरणीय महानुभावों से मैं बस आग्रह करता हूं कि डूबती नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह से जी आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में इस संभावना पर विचार किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और प्रधानमंत्री पीएम मोदी ही आखिरी फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए, हालांकि आखिरी फैसला बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में होगा।
और यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट सूची जो है गुरुवार को यानी आज जारी हो सकती है। इसमें पहले चरण में के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। अखिलेश यादव ने बुधवार को यानी कल अपने सहयोगी दलों के साथ मीटिंग की, जिसमें यह तय हुआ। साथ ही प्रचार के मुद्दे और तौर तरीके भी तय किए गए। कुछ सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के अंदर आज अखिलेश यादव ने करीब 2 घंटे अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। ट्रस्ट को जाने वाली सड़क पे भारी भीड़ थी। पहले फेज के चुनाव की सूची कल जारी होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवार होंगे। मेरे ख्याल से उन दोनों ने तय कर लिया है और कल से वो चुनाव ये कैंडिडेटों की घोषणा शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे घोषणा करते जाएंगे संख्या भी तय होती जाएगी। अखिलेश यादव ने इस चुनाव के लिए तमाम छोटी छोटी पिछड़ी जातियों की पार्टियों से गठबंधन किया है। इनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट, महान दल और अपना दल कमेरावादी वगैरह शामिल हैं। इनमें से कुछ दलों के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कई छोटे दल ऐसे भी होंगे ना जिनके सिंबल उतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है या लोगों तक उतने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन साइकिल एक बड़ा ब्रांड भी है। तो क्या ऐसा भी होगा कि सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के सिंबल पे भी कुछ कैंडिडेट चुनाव लड़े? लड़ सकते हैं, उनकी इच्छा के ऊपर है, लड़ सकते हैं। मीटिंग में यह भी तय हुआ कि रैलियों पे रोक के बाद किन दूसरे तरीकों से चुनाव प्रचार किया जाए और जातियों की जनगणना समेत किन मुद्दों को चुनाव में उठाना है। ये तय हुआ है कि हम लोग जिनका जिस दल का जिस इलाके में प्रभाव है उस इलाके में हम लोग अभी से जा करके जातिवार जनगणना, सरकार बनते ही जातिवार जनगणना, हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे 300 यूनिट, हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, सरकार बनने के बाद एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे। अखिलेश यादव ने सहयोगियों के साथ अपनी फोटो ट्वीट कर लिखा कि सपा के सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ आज हुई उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य की बात। कुछ ऐसा फॉर्मूला तय हो रहा है कि विवाद ना हो, कम से कम जिन लोगों को पहले चुनाव प्रचार में जाना है उस फेज के लोगों के नामों की घोषणा कर दी जाए, बाकी नामों के ऊपर बातचीत होती रहे। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं क्योंकि हर बीतते दिन के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी दिलचस्प होती जा रही है। चुनाव से पहले सभी सियासी दलों में गहमागहमी भी तेज हो गई है। नेताओं के पार्टी के इस्तीफों की खबरें लगातार तेज हैं। अब तक बीजेपी में 2 मंत्री और 4 विधायक इस्तीफा भी दे चुके हैं। अब आज इन इस्तीफों की खबरों के बीच बीजेपी दिल्ली में अपने सहयोगियों को कितनी सीटें देनी है उस पर फैसला कर सकती है। कल गृहमंत्री अमित शाह ने यूपी में अपने सहयोगी दलों से बैठक की थी और वहीं अगर दूसरी तरफ नजर डालें तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी भी इस बात का ऐलान कर सकती है कि पहले 2 चरणों में सहयोगियों को कितनी सीटें देनी है। कल अखिलेश यादव ने अपने सभी सहयोगी दलों से बातचीत की है, मुलाकात हुई है और सीटों को लेकर माना जा रहा है कि अहम फैसले ले लिए गए हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, पहले अगर बीजेपी की बात करें तो कई झटकों के बाद अब बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं फूंक फूंक कर कदम रखना होगा सीटें बांटते वक्त। बिल्कुल आदिति, जिस तरीके से स्वयं प्रसाद मौर्य, 4 विधायक और फिर दारा सिंह गए हैं, उसके बाद बीजेपी फूंक फूंक कर ही कदम रख रही है। कल दारा सिंह गए हैं, उसके बाद केशव मौर्य ने फिर ट्वीट किया कि डूबते हुए जहाज में नहीं चढ़ना चाहिए दारा सिंह चौहान का, बैठ करके विचार करें, अपने फैसले का विचार करें। तो बीजेपी बिल्कुल स्वयं प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के खिलाफ नहीं बोल रही है। अब तक खबरें आ रही थी कि बीजेपी 100 टिकट काट सकती है, 325 विधायक हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है बीजेपी भी अब पुनः विचार कर रही है कि सब ज्यादातर विधायक, अभी भी हमें बताया जाता है कि 30 से 35 विधायक अभी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, जैसे ही टिकट काटा जाएगा वो पाला बदल लेंगे। तो बीजेपी भी अपनी स्ट्रैटेजी को अब रीथिंक कर रही है। अमित शाह चूंकि खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं 2 दिन से, उन्होंने खुद जो है केशव मौर्य को टास्क दिया है कि वो भी लोगों को मनाएं, बताएं कि टिकट नहीं काटा जाएगा। इस तरीके से अगर टिकट काटा जाएगा तो पार्टी को नुकसान होना तय है। स्वयं प्रसाद मौर्य
एमबीसी वोट बैंक वाले नेता हैं और उनके जाने से बड़ा नुकसान हो ही चुका है। दारा सिंह चौहान गए हैं, ये नोनिया राजपूत हैं, 2% जो है इनके जाति के वोट हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो इसीलिए बीजेपी समझ रही है। और देखिए आदित्य, आज जो सीईसी है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बैठक हो सकती है बीजेपी की, पहली और दूसरे चरण के जो मतदान होने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस पर मुहर लग सकती है। और कल ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीरापुर से विधायक थे अवतार भड़ाना, वो आरएलडी आ गए, तो एक और नुकसान हुआ है। तो आज घोषणा हो सकती है पहली दूसरी सूची की। सौरभ, यहाँ पर संक्षेप में समाजवादी पार्टी को लेकर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों को मिलाकर बहुत सारे गठबंधन तो कर लिए हैं, लेकिन सबको खुश करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि अपने सहयोगियों, अपनी टीम के जो लोग हैं उनको तो एडजस्ट करना ही है, और इतने सहयोगी हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने भी है। जैसे कि इमरान मसूद और मसूद अख्तर कल कांग्रेस से शामिल हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब 5 साल तो वहां पर जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, विरोध झेला है, और अंत समय पर अगर इमरान मसूद को टिकट मिल जाता है, मसूद अख्तर को मिल जाता है, तो वहां समाजवादी पार्टी को विरोध करना पड़ेगा। जैसे मनोज पांडे इनके कैंडिडेट हैं ऊंचाहार से, जहां से कहा जा रहा है उत्कृष्ट मौर्य जो संसद मौर्य के बेटे हैं उनको टिकट दे दिया जाएगा। तो मनोज तिवारी सिटिंग विधायक है समाजवादी पार्टी के। तो ये जो चुनौती बीजेपी के सामने, यही चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने भी, कि आपने इतने लोग अब धीरे धीरे ले रहे हो, सबको टिकट भी देना पड़ेगा। और ये सब लोग जो बीजेपी से आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से लड़के जीते हैं पिछली बार, तो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के इन सभी सीटों पर कैंडिडेट है और मजबूत उम्मीदवार है। समाजवादी पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है, तो वो चुनौती जो बीजेपी के सामने वो अखिलेश के सामने भी रहेगी। यही वजह है कि कल हमने देखा हरिओम यादव जो सिरसागंज से विधायक हैं वो बीजेपी चले गए, मुलायम सिंह के करीबी माने जाते हैं। धर्म सिंह जो आगरा दक्षिण से उम्मीदवार घोषित थे समाजवादी पार्टी के, वो भी बीजेपी चले गए हैं। तो ये समस्या बीजेपी में जो है वो समाजवादी पार्टी में भी इतने लोग आ गए हैं, तो अपने लोगों का टिकट काटेंगे तो अखिलेश को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा है सौरभ कि जब सीटों का बंटवारा होता है, टिकटों का बंटवारा होता है, उसके बाद नाराजगी भी देखने को मिलती है, खींचतान चल रही होती है। तो अभी बहुत कुछ होगा जब भी बंटवारे होंगे। आप सौरभ बने रहिए हमारे साथ। एक और दिलचस्प खबर हम अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि सबके मन में ये सवाल भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इस संभावना पर विचार किया गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप की इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और आखिरी फैसला बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में होगा, और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो हम सौरभ यहाँ पर बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक का आप भी जिक्र कर रहे हैं, इस हफ्ते के अंत में हो सकती है, लेकिन किस तरह की यहाँ पर जो समीकरण है वो बैठाने की कोशिश करेगी बीजेपी जब योगी आदित्यनाथ को सीट दी जाएगी? देखिए बिल्कुल, चर्चा जैसा कि आपने बताया कल आखिरी मुहूर्त तो सीईसी की बैठक में लगेगी, लेकिन लगभग तय माने कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। चर्चा ये भी गर्म थी कि वो मथुरा से भी लड़ सकते हैं। एक सांसद ने लिख के भी उनसे गुजारिश की थी कि वो मथुरा से चुनाव लड़े, क्योंकि जो नारा केशव मौर्य ने ट्वीट किया था कि अयोध्या और काशी में भव्य निर्माण, मंदिर का भव्य निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी, तो अयोध्या से फोकस शिफ्ट करना था मथुरा। तो वो भी एक चर्चा हुई कि मथुरा से लड़ा दिया जाए योगी जी को, लेकिन सहमति अयोध्या पर बनी है। आखिरी फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो सीईसी होगी उसमें होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जो राम मंदिर का को जिस तरीके से बनाने को लेकर जिस तरीके से प्रचार कर रही है बीजेपी, तो उस पूरे जो उनकी रणनीति है उस पे अयोध्या से योगी जी का चुनाव लड़ना बिल्कुल फिट बैठता है कि संदेश ये जाएगा कि बीजेपी ने ये राम मंदिर बनवाया, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अपना जो उनका हिंदुत्व का एजेंडा है उस पर भी अयोध्या से योगी जी का चुनाव लड़ना बिल्कुल फिट बैठता है। चर्चा हो गई है, आखिरी मोहर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें लगेगा। तो चुनाव समिति की बैठक कल भी हो सकती है, परसों भी। फिलहाल 2 दिन की जो बैठक है दिल्ली में मैराथन बैठक चल रही है, उसी में यह फैसला हुआ है कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़े। बिल्कुल सौरभ, बहुत दिलचस्प होती जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति, और जैसा कि आपने बताया बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उस पर ये सूट करता है। राम मंदिर को लेकर लगातार वो पिच कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों के बीच में जा रहे हैं कि इतने साल तक ये काम हुआ नहीं था, हमारे शासन में होने जा रहा है। तो अब वो उसके लिए ये सूट करती है उनको ये चीज कि वो मुख्यमंत्री को अयोध्या से लड़वाएं। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए।
तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। योगी कैबिनेट के 2 मंत्री 2 दिन में इस्तीफे दे चुके हैं। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बुधवार को योगी कैबिनेट के वन्य और पर्यावरण मंत्री द्वारा दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया गया। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे में अपना उन्होंने कहा है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों की अनदेखी यहां पर की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ से आहत हैं और इसीलिए वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। अब तक 2 मंत्रियों समेत 4 विधायक जो हैं वो दे चुके हैं, यानी कुल मिलाकर 6 लोग अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। तो मंगलवार को इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बुधवार को गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो गया। ये वारंट 2014 के एक मामले में जारी किया गया है और माना जा रहा है कि अब उनकी कुछ दिनों में इस मामले में पेशी होगी 24 तारीख को। अब चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन नेताओं के नियमों के उल्लंघन की खबरें भी आने लगी हैं। पंजाब के खरड़ में बुधवार को डोर टू डोर कैंपेन करने के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने के चलते ये नोटिस जारी किया गया है। अरविंद केजरीवाल को नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटों का वक्त फिलहाल दिया गया है। केजरीवाल ने इस दौरान पंजाब मॉडल के लिए अपने 10 पॉइंट एजेंडा की जानकारी भी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने घर घर जाकर लोगों से बातचीत की है। लोग दोनों पार्टियों से निजात पाना चाहते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने बुधवार से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और चुनाव प्रचार शुरू होते ही चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भिजवा दिया। दरअसल हुआ ये कि बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की खरड़ की उम्मीदवार अनमोल गगन मान के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। साथ में उनके भगवंत मान भी थे जो आम आदमी पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करके जो पार्टी का विधानसभा चुनाव का जो प्रचार अभियान था चुनाव घोषित होने के बाद उसको शुरू किया। तो चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भिजवाया है और दरअसल उसमें यह कहा गया है कि जो नियम तय हुए थे आपने उसका उल्लंघन किया है। नियम क्या थे? दरअसल नियम ये थे जो चुनाव आयोग ने तय किए थे वो ये थे कि आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, रैली तो मना है, रोड शो मना है, ये सभी तरह के जो ट्रेडिशनल कैंपेनिंग होती है ये सब मना है, लेकिन आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और लेकिन उसमें 5 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल जो है वो लगा हुआ है। कोरोना के चलते ये सब नियम बनाए गए हैं। तो जो नोटिस है वो इस बात का मिला है कि आपने 5 लोगों से ज्यादा जो हैं इकट्ठे किए हैं। तो इस मामले के अंदर जो नोटिस मिला है उसमें आम आदमी पार्टी से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। चंडीगढ़ से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के हमारे देश में और कल के मुकाबले आज करीब 27% मामले बढ़े हैं जो अपने आप में पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा है। 24 घंटों में देश में 2,47,417 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं और यहाँ पर अगर कल की बात करें तो कल 1,94,000 से ज्यादा मामले आए थे, यानी कि सिर्फ 24 घंटों के भीतर 53,000 से ज्यादा मरीज जो हैं एक दिन में बढ़े हैं और इसीलिए ये जो बताया जा रहा है कि ये जो बढ़ोतरी है ये 27% के आसपास देखी जा रही है। तो करीब जो ठीक हुए हैं उनमें 84,825 मरीज हैं और संक्रमण दर अब 13.11% तक पहुंच गई है। एक्टिव केस अब हमारे देश में 11,17,000 से ऊपर हैं और ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के 5,488 मामले हैं जिसमें से 2,162 मरीज ठीक हो गए हैं। 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन फैला हुआ है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं 1367, राजस्थान में 792 और दिल्ली में 549 ओमिक्रॉन के केस हैं। हालांकि ये बार बार विशेषज्ञ और डॉक्टर यही कह रहे हैं कि अगर जीनोम सीक्वेंसिंग ठीक से की जाएगी तो ये जो मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं उसमें ओमिक्रॉन के केस ही ज्यादा आएंगे क्योंकि वही बहुत तेजी से फैलता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 24 घंटे में कौन से वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव कोरोना का देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं, 46,723 यहाँ पर मरीज हैं। दिल्ली की बात करें तो 27,561 तक पहुंच गया है ये जो आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल में भी तेजी से बढ़ रहे हैं मामले, 22,155, कर्नाटक में 21,390, तमिलनाडु में 17,934 मरीज हैं।
तो बार बार यही कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन को हल्के में ना लें, तेजी से ये पांव पसारता है। ऐसे में अस्पताल में जो दाखिल होने की संख्या है वो भी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो अभी से स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाई का सही और समझदारी से इस्तेमाल करने पर जोर डालना शुरू कर दिया है, ताकि दूसरी लहर की गलती जो है वो इस लहर में ना दोहराई जाए। परिमल कुमार की रिपोर्ट। ओमिक्रॉन इज नॉट कॉमन कोल्ड। इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। एक भावना बने जा रही है कि क्या होगा, ऐसा नहीं सोचें। और आज ये भी सोचें कि अगर इस तरह का इसका स्वरूप है तो इसलिए भी है कि इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन हो गई है। ये एक चेतावनी है। ओमिक्रॉन हल्का नहीं है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। दुनिया में इस वेरिएंट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ाया है, तो भारत में भी अस्पताल में दाखिले की संभावनाओं से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। It looks that hospitalization rates may be low, maybe. लेकिन बहुत स्केल पे हो रहा है। That's also known. एक इन्फेक्ट होता है, सारी फैमिली इन्फेक्ट होती है। हमें कुछ भी कहें, अपनी तैयारी और विजिल जो है उसको कम नहीं करना है। मामलों की रफ्तार इशारा कर रही है कि दूसरी लहर से काफी ज्यादा मामले इस लहर में रोजाना आने वाले हैं। डेल्टा भी है और ओमिक्रॉन भी। ओमिक्रॉन तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है। पिछली लहर की गलती इस बार ना हो, इसको लेकर अभी से ही दवाओं के सही से इस्तेमाल पर जोर दिया जाने लगा है। जब साइंस नई आती है तो साइंस ड्रिवन अप्रोच में उस नई चीज को रखते हैं या छोड़ते हैं या इन्फोर्स करते हैं। आइवरमेक्टिन एक स्टेज पे था, हट गया। तो इन्हीं दवाइयों को रैशनल यूज की जरूरत है, ये हमारी विनती होगी। एक तरफ रोजाना के मामले और दूसरी तरफ देश में तेजी से पांव पसारते कोरोना का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि 4 जनवरी को देश में 5% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी वाले जिले 78 थे, अब महज हफ्ते भर में 300 जिले तक जा पहुंचे हैं। वहीं 10% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी वाले जिले 6 जनवरी को 41 थे, अब इन जिलों की तादाद 120 हो गई है। राज्यों के हिसाब से ज्यादा चिंता महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात को लेकर है। वहीं मुंबई, बेंगलुरु अर्बन, ठाणे, कोलकाता, चेन्नई, पुणे ऐसे जिले हैं जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नजर और निगरानी है, पर सतर्कता और सावधानी जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बार फिर से लॉकडाउन लगने की आशंका बढ़ गई है। मुंबई में हालांकि अभी लॉकडाउन लगा नहीं है, लेकिन उसके खौफ का असर लघु उद्योगों पर दिखना शुरू हो गया है। मुंबई का धारावी इलाका, जहां लगभग हर घर में एक लघु उद्योग चलता है, वहां के मजदूरों में एक बार फिर से बेरोजगार होने का डर आने लगा है। कारखानों के जो मालिक हैं वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा नहीं है, लेकिन मजदूर और काम दोनों कम होने लगे हैं। मुंबई में प्रवासी मजदूरों का पलायन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। एक खास रिपोर्ट। मुंबई में अभी लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन लॉकडाउन की आशंका का डर यहां सभी मजदूरों पर दिख रहा है। धारावी में एक छोटे से कारखाने में ऑप्टिकल ट्रे बनाने का काम करने वाली संगीता कोरी कभी घर में ही सिलाई कर अपना घर चलाती थी, लेकिन साल 2020 में लगे लॉकडाउन में सब कुछ छोड़ उत्तर प्रदेश में अपने गाँव जाना पड़ा था। हालात ठीक होने पर लौट आई, लेकिन अब एक बार फिर बेरोजगार होने के डर से परेशान हैं। तो डर लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन आना नहीं चाहिए। हम लोग ये मना रहे कि लॉकडाउन नहीं लगे, क्योंकि पिछले साल बहुत हम डर गए थे। हम लोग गांव चल गए थे। गांव में तो क्या कहते, घर पे था तो कुछ भी खा लिए थे जा जाके। अभी फिर से रिटर्न आया, फिर वही कहानी चालू हुआ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। संगीता की तरह ही शीला देवी भी बिहार से हैं। पति ड्राइवर हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं, ऊपर से अब लॉकडाउन का डर। बंद नहीं होना चाहिए, कुछ थोड़ा चालू रहेगा तो हम लोग को भी इधर खर्चा चलेगा सब घर का। अरे आदमी का भी काम छूटा हुआ है। अच्छा, क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। उनका काम क्यों छूट गया? वो बिल्डिंग में कोरोना हुआ है 1-2 जन को, इसलिए बोला घर पर रहो, फिर बुलाएंगे। तो अभी फिलहाल सब आपके ऊपर मदार है, पूरे परिवार सब मेरे ऊपर ही। हम इस समय मुंबई में धारावी इलाके में, जहाँ पर की हर घरों में एक न एक छोटा छोटा इस तरह का लघु उद्योग है, जहाँ पर कि छोटे इस तरह से काम होते हैं। लोग काम करते हैं, महिलाएं पुरुष सभी मिलकर, और अपने जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब एक डर पैदा हो गया है कि शायद फिर से इनकी रोजी रोटी बंद न हो जाए और इन्हें अपने घरों को न जाना पड़े। हालांकि अभी घर पर जाने की मानसिकता बनी नहीं है, लेकिन डर जरूर पैदा हो गया है।
धारावी में 20,000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग धंधे हैं, जिनमें रेडीमेड गारमेंट और चमड़ा उद्योग प्रमुख है। कोरोना की 2 लहर के झटकों से उबर रहे यहाँ के रोजगार पर अब तीसरी लहर का असर दिखने लगा है। लॉकडाउन की आशंका भर से ही काम और मजदूर दोनों की कमी होनी शुरू हो गई है। हमको भी डर लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचना चाहिए। अगर लॉकडाउन लगाने से पहले वर्कर लोगों को जो क्या सुविधा देना चाहिए उन लोगों के लिए सोचना चाहिए। कारखानदार जो जीएसटी भरते उन लोगों को क्या सुविधा देना चाहिए वो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। एक बच्चे के खिलौने के जैसा नहीं ये होना चाहिए कि चलो उठ सूट लॉकडाउन लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए सर। दिवाली के बाद जो गांव गए थे ना सर, दिवाली के वर्कर जो गांव गए हैं तो अभी वो गांव से आने के लिए फोन कर रहे हैं, बोला आगे मतलब नहीं, यहाँ काम धंधा तो है नहीं। अच्छा, इसके लिए मैं बोला नहीं रहा हूँ। तो आएंगे तो उसको काम चाहिए, खर्चा भी चाहिए, तो इसके वजह से मैं बोला नहीं रहा गाँव से। यहाँ कितने लोग काम करते थे आपके? यहाँ मेरे पास 15 लोग काम करते थे। और अभी 5 लोग हैं। सर बढ़ रहा है, एक तो मार्केट से ऑर्डर नहीं आ रही है, सब जगह पे यही हालत है, और आदमी लोग डर के भाग रहे हैं। उनको किसी तरह हम लोग उनको संभाल के यहीं पे रहने का। तो ऐसा पलायन जैसा नहीं है पहले जैसा। पलायन जैसा नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक दो करके जाने को ये कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाने बना के निकल रहे हैं। अच्छा, हम लोग ने उनको यहीं रहने का, यहीं खाने पीने का सब बंदोबस्त करके दिया है। मतलब उनको एश्योरेंस दिया है कि आपको कुछ भी होएगा तो हम लोग उसके जिम्मेदार रहेंगे। तभी ये कुछ वर्कर लोग यहाँ पे है, फिर भी इसमें से भी कुछ लोग जाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब डर इन लोगों में आ गया है अभी से। डर आ गया। और काम पर भी असर पड़ा है। काम पे बहुत असर पड़ा है। मार्केट से ऑर्डर नहीं है, बहुत ठंडा काम है। जहाँ पे 100% काम था वहाँ पे अभी 25% 20% में काम चला रहा है। इतना असर हो गया। प्रवासी मजदूरों की समस्या यह है कि मुंबई में काम बंद होने पर वो अपने गाँव में चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई काम नहीं मिलता। ऐसे में काम की तलाश में लौटकर फिर मुंबई ही आना होता है। अब सब यही मना रहे हैं कि एक बार फिर लॉकडाउन न लगे, काम बंद हो सकता है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि काम कम हो गया, तो ये जो खाली दिख रही मशीनें, ये क्या अब हाल फिलहाल में बंद हुई है? नहीं, कुछ कारीगर थे जो डर के वजह से चले गए। अच्छा, कि क्या करेगा करके, क्योंकि पहले का आदमी बहुत वो कर चुका है, मतलब पहले बहुत झेल चुका। मतलब ऐसा कि कैसे कैसे गया है आदमी, कोई परेशानी, मतलब वो परेशानी नहीं आवे, वो सब तो आदमी पहले ही चले जाए। अभी अच्छा ऐसा ही काम रहेगा तो हम लोग का भी फायदा है ना। 2 रुपया कमाऊंगा तो घर पे दूंगा ना। यानी कि बीमारी भी है, उसका भी एक डर है। बीमारी का तो ये लगा रहा है ना, अभी वैक्सीन लगा के रखा हूँ। अच्छा, वैक्सीन लगा चुके हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं। मास्क भी लगाया है। तो ये प्रवासी मजदूरों में एक तरफ बीमारी का डर है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी का भय भी है। और कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन मजदूरों की माने तो काम भी जरूरी है। इसीलिए लॉकडाउन ही विकल्प नहीं है, बल्कि काम भी चलता रहे और सावधानी बरतते रहें और जान भी बची रहे और रोजगार भी मिलता रहे, यही सबकी यहाँ पर अपेक्षा है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी का भी इजहार किया। कहा कि जब शुक्रवार की सुनवाई में ही केंद्र और पंजाब सरकार दोनों की तरफ से गठित जांच समिति के काम करने तक सोमवार को रोक दिया गया था, तो फिर केंद्र सरकार ने पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस आखिर क्यों भेजा। सुरक्षा तंत्र के लिए वो 20 मिनट से बुरे सपने से कम नहीं थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर जाते हुए इस फ्लाईओवर पर अटके रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। जानकारी के मुताबिक ये कमेटी अब वायुसेना से लेकर एसपीजी और पंजाब पुलिस के वो सभी रिकॉर्ड्स खंगालेगी जो पीएम की सुरक्षा से जुड़े होंगे। वायुसेना की लॉगबुक से ये पता चलेगा कि क्या उन्होंने एसपीजी को खराब मौसम की इत्तला दी थी, और दी थी तो कब दी थी। अगर समय पर दी थी तो एसपीजी ने कौन से वैकल्पिक और सुरक्षित निकलने के लिए रूट तय किए थे। क्या उनमें से तय रूट पर ही प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा था? अगर नहीं तो वो रोड क्यों चुनी जो सुरक्षित निकलने वाले रूट में नहीं थी? और जब प्रधानमंत्री का काफिला अटक गया तो 20 मिनट तक उन्हें वहां क्यों बिठाए रखा? उन्हें नजदीक के सेफ हाउस में क्यों नहीं ले जाया गया? कमेटी इन सभी वीडियोस को भी आधार बनाकर जांच करेगी जिनमें दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री के बेहद नजदीक तक बीजेपी के लोग आ गए थे। उधर बेशक सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बना दी हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार जानबूझकर लापरवाही कर रही थी। ये चुनावी मौसम है, प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे और प्रचार भी करेंगे।
उधर एसपीजी ने इस वाकये के बाद एक अंदरूनी समीक्षा की है ताकि उसके अब तक के कामकाज पर कोई सवाल न उठे और उसकी साख बरकरार रहे। ये साफ तौर पर एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। सवालों के जवाब एसपीजी को भी देने हैं और साथ में पंजाब पुलिस को भी देने हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो जांच अब की जा रही है इससे कोई तंत्र प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा और दोषियों को वाकई ही सजा दी जाएगी, जैसे कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में जानकारी देकर कहा था। नई दिल्ली से अपने सहयोगी आशीष भार्गव के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर, उत्तर प्रदेश में योगी को अयोध्या से लड़ाने की तैयारी में है बीजेपी। इस बार पहले मथुरा से खबरें आ रही थी, लेकिन सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे आखिरी फैसला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से लड़ाना है या नहीं। दूसरी खबर, बीजेपी में लगातार सेंधमारी चल रही है और ये बड़ा सवाल अब बना हुआ है कि 2 मंत्रियों 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद क्या अभी बीजेपी के किले में और सेंधमारी होनी है। तीसरी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से निकलने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। उनके ऊपर भावनाएं भड़काने का आरोप है। इसके अलावा अगली खबर आई, चौथी खबर जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रचार में नियम तोड़ने को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, उन्हें 24 घंटों में जवाब देना है। और पांचवी खबर, आम लोगों को झटका लगा है, महंगाई ने तोड़ा है 5 महीने का रिकॉर्ड।